तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो, तो आज यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही में यदि आपको इसी प्रकार से क्लास 12 की बायोलॉजी बहुत ही अच्छे तरह से तैयार करना है, तो आप लोग अभी का अभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो आपकी एक महामैराथन वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 प्लस ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनको यदि आप लोग तैयार करना चाहते हो, तो आप लोग केवल इस एक वीडियो को देख लो। इसके अलावा आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आप इस एक वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लो। इस वीडियो के अंतर्गत जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वो आपके 10 सालों में लगातार प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जा रहा है। और ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा। यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, क्योंकि इसलिए मैं 70 में 70 बिल्कुल पक्का बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या किया कि बहुविकल्पी प्रश्न का आज ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उनको हम लोग आज के एक ही वीडियो में करा देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग एक और वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम लोग एक ही वीडियो में करवा देंगे। फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी एक वीडियो लेकर के आएँगे, उसमें भी हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, क्लास 12 की बायोलॉजी में, उसको भी हम लोग एक ही वीडियो में करवा देंगे। तो ये अगर आप लोग 3-4 वीडियो इस प्रकार से आएँगी, उनको यदि आप लोग पूरा देख लेते हो, तो क्लास 12 की बायोलॉजी की पूरी तैयारी एक भी मात्र 4 वीडियो में हो जाएगी। और यहाँ से आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में 70 नहीं तो 70 में 65 नंबर बिल्कुल आराम से पक्का कर सकते हो। तो इसीलिए आपको केवल मेरा एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा, आपको वीडियो को लाइक कर देना पड़ेगा और साथ ही में वीडियो को शेयर कर देना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोग आएँ और इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिल जाए और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जाकर के बढ़िया एकदम करके आओ, अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा स्कोर करो। इसके अलावा यदि आप लोगों ने हिंदी का पेपर यदि आप लोगों ने किया होगा, तो आपको पता होगा कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। केवल वन शॉट वीडियो मैंने लिया था, वन शॉट वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फँसे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हिंदी में, या कह सकते हैं कि कितने नंबर का आपने पेपर किया और कितने नंबर की आपको संभावना है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि वहाँ से नंबर आ जाएँगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बायोलॉजी और हिंदी के जो पेपर होता है और इंग्लिश, इन तीनों से आपके मार्क्स जो होते हैं, उनका कह सकते हैं कि आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ नंबर कम भी रह जाते हैं, फिर भी अगर आप लोग बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश अच्छा कर ले जाते हो, तो ये आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और आपका स्कोर बहुत ही अच्छा निकल कर के आएगा। तो इसीलिए आप बायोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना चाहते हो, तो इसी के समय आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम नेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, सभी के सभी जो आपके 70 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग आज के एक ही वीडियो में कर लेंगे। इसके अलावा यदि आपको इस प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग ज्वाइन करेंगे। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपये रखा गया है। इसमें बायोलॉजी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सारे वहाँ पर आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए सर जी, आप समझ गए होंगे, तो चलिए आप लोग वीडियो जल्दी से लाइक कर दो। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 70 मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं आपके क्लास 12 की बायोलॉजी में, उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। का जो सीरीज है, उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, वो आपका हो जाता है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो हम लोग को बताना है कि जो द्विनिषेचन की क्रिया होती है, वो किसमें होती है। आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया आवृतबीजी पादपों में, दूसरा ऑप्शन दिया गया कवक में, तीसरा ऑप्शन दिया गया अनावृत बीजी पादपों में और चौथा ऑप्शन दिया गया शैवाल में। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको समझना है कि द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है, वो किसमें होती है। क्वेश्चन यदि आप लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने लेकर के आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। तो जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है, वो आपकी आवर्तबीजी पादपों में होती है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि जो आपका भ्रूणपोष होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है। तो जो आपका भ्रूणपोष होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या को बताने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया द्विगुणित, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया त्रिगुणित और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया अगुणित और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया बहुगुणित। तो जो भ्रूणपोष होता है, वो आपका क्या होता है। तो भ्रूणपोष आप लोग जानते हैं कि जो आपका विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का जो कार्य करता है, वही आपका भ्रूणपोष होता है। और इस प्रकार से आपका एक भ्रूणकोष होता है, जिसे हम लोग भ्रूणकोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोष बोलते हैं। तो इसमें आपके जो एक बीच में कोशिका होती है, हम द्वितीयक
कोशिका बोलते हैं। इसमें आपके 2 केंद्रक पहले से होते हैं, फिर एक आपका नरयुग्मक आकर के मिल जाता है, तो यहाँ से आपके 3 केंद्रक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे त्रिगुणित बोलते हैं, और त्रिगुणित ये होता है, इसे हम लोग भ्रूणकोश भी बोलते हैं। और ये आपका विकसित हो रहे आपका जो भ्रूण होता है इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो आपका कह सकते हैं भ्रूणपोष होता है वो आपका त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, आपके बोर्ड परीक्षा में 2007 में, 17 में, 19 में 3 बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन इसमें देगा सर जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन में देगा डॉक्टर हरविंद खुराना, और तीसरा ऑप्शन में देगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, और चौथा ऑप्शन में देगा डॉक्टर बीरबल साहनी। तो जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता हैं वो आपके हैं प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही टिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्न में से कूट फल है। अब कूट फल को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी फल भी बोलते हैं। तो हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा आपका आभासी फल है। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में, 2023 में। तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि निम्न में से कूट फल है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया आम है, दूसरा दिया गया अंगूर, या फिर तीसरा दिया है मटर, या फिर चौथा दिया है सेब। जो आपका सेब होता है यही आपका आभासी फल बोल सकते हो, या फिर आप लोग कूट फल बोल सकते हो, यही आपका सही ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इतना आप लोग उम्मीद करता हूँ मैं कि नोट कर चुके होंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 2003 में, 6 में और 19 में आया हुआ है, और 2024 में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना आने की, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया आपका कि 7 कोष की 8 केंद्र के, दूसरा ऑप्शन में दिया गया 8 कोष के 7 केंद्र के, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 8 कोष के 8 केंद्र के, और चौथा ऑप्शन में दिया गया 7 कोष के और 7 केंद्र के। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा भ्रूणकोश का, तब आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि जो भ्रूणकोश होता है उसमें कितने आपके कोशिका होती है और कितने आपके केंद्रक होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना करके समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको फिर आगे कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डायग्राम मैं आपको यहाँ बना करके दिखा देता हूँ। जो आपका भ्रूणकोश होता है इस प्रकार से होता है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, एक कोशिका बीच में होती है। 3 जो ऊपर की कोशिकाएं होती है इसे हम सहायक कोशिका बोलते हैं, और इन तीनों कोशिकाओं में आपके एक एक केंद्रक होते हैं। नीचे वाली कोशिका जो होती है वो अगल बगल की कोशिका को हम लोग नहीं, ऊपर वाली कोशिका को हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, और नीचे वाली जो कोशिका होती है इसमें जो अगल बगल की कोशिका होती है इसे हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, जो बीच वाली होती है इसे हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। इस प्रकार से इनमें भी एक एक केंद्रक होता है, और जो आपकी बीच वाली कोशिका होती है इसमें द्वितीय कोशिका बोलते हैं, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से अब आप इसमें काउंट करोगे तो 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 1 कोशिका बीच में, तो कितने कोशिका हो गई, 7 कोशिका हो गई। और यहाँ पे केंद्र की बात करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक बीच में, तो कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि आपका जो पालीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इसलिए आप लोग ये पहला वाला ऑप्शन पे सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या है। 2019 में, 2023 में 2 बार बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आपका जो परागकोश होता है उसमें परागधानियों की संख्या कितनी होती है। तो जो आपका एक परागकोश होता है उसमें परागधानियों की संख्या आपकी 4 होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि जो आपका जो परागकोश होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। जब आप लोग काटोगे तो इस प्रकार से आपका परागकोश होता है, और उसमें आपके 4 परागधानियों की संख्या होती है एक परागकोश में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन में देगा परागकण, दूसरा दिया गया बीजाणुधानी, तीसरा दिया गया पुमंग, और चौथा दिया गया इसमें जायांग। तो जो आपका नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है वो आपका पुमंग होता है, और पुमंग की जो इकाई होती है उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। और पुंकेसर, जब बहुत सारे पुंकेसर होते हैं तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व आपका पुमंग करता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंद जुड़ा रहता है कहलाता है। तो बीजांड का वह स्थान जहां से आपका बीजांड वृंद जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, वह स्थान वो आपको यहाँ पर बताना है। 2017 में और 23 में 2 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं केंद्रक, माइक्रोपाइल, निभाग, नाभिका। इसमें से जिसको भी पता होगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। तो जो आपका बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंद जुड़ा रहता है वो आपका नाभिका कहलाता है। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में
कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। मैंने आपको यहाँ पर भ्रूणकोश बताया भी था। तो इसमें आपकी जो अंड कोशिका होती है वो आपके हर एक प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसलिए आप लोग अंड कोशिका पे सही टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आपका हो जाता है कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन जो आपका होता है, इस हार्मोन का स्रावण होता है। हम लोग को बताना है कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार 2020 में और एक बार 2023 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो हम लोग को यहाँ बताना है कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो इसमें से हम लोग को ऑप्शन देखने हैं। पहला ऑप्शन दिया गया लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया स्पर्मेटिड्स द्वारा और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका स्रावण आपका लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसीलिए आप लोग इस पे सही टिक लगा लेंगे और इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि इनमें से हम लोग को देखना है और बताना है कि कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन हो जाता है शुक्राशय, दूसरा ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका तुम्बिका, तीसरा आपका हो जाता है प्रोस्टेट और चौथा आपका हो जाता है बल्बो यूरेथ्रिड ग्रंथि। तो इनमें से हमको बताना है कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी तुम्बिका हो जाती है ये आपकी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर याद कर लेना है और इसे आप लोग सही टिक लगा देंगे। बाकी यदि हम लोग शुक्राशय, प्रोस्टेट और बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की बात करेंगे तो ये तीनों आपके नर सहायक ग्रंथि हैं। तुम्बिका आपकी नर सहायक ग्रंथि नहीं है, इसीलिए आपका यह ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि स्त्रियों में आर्तव चक्र समानता होता है, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपका आर्तव चक्र होता है वो कितने दिनों का होता है। 2023 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया 10 से 11 दिनों का, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 25 से 26 दिनों का, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 28 से 29 दिनों का और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया 17 दिनों का। तो जो स्त्रियां होती है उसमें जो आर्तव चक्र होता है उन जो समानता आपका 28 से 29 दिनों तक का होता है। तो इसलिए आपको इस वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको लिए लेकर के आए हैं। तो भ्रूण का रोपण कहाँ होता है ये हमको बताना है। इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि योनि में, दूसरा दिया गया है अंडवाहिनी में, तीसरा दिया गया है अंडाशय में या फिर चौथा दिया है गर्भाशय में। तो जो भ्रूण होता है उसका रोपण आपका गर्भाशय में होता है। बहुत लोगों को ये चीज पता भी होगी और जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे और जिसको पता है पहले से वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आंसर, कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मॉड्यूलर परिवर्धन की अवस्था है। ये भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए आपको इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, दूसरा ऑप्शन में दिया गया कोरक पुटी व ग्रेस्टुला के बीच की, तीसरा ऑप्शन में दिया गया अंतरारोपण के बाद की या फिर चौथा ऑप्शन में दिया गया अंतरारोपण व प्रसव के बीच की। तो जो मॉड्यूलर परिवर्धन है वो आपकी अवस्था है युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की, इसीलिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन हो जाता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। ये हमको बताना है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमको बताना है कि किसका उद्भव जो आपका होता है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। 2014 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो हम लोग को ये चीज बतानी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाता है रुधिर, दूसरा ऑप्शन हो जाता है इसमें मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाता है फेफड़ा और चौथा ऑप्शन आपका हो जाता है यकृत। तो हम लोग को ये चीज यहाँ पर बतानी है कि किसका उद्भव भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। तो आप लोग बता सकते हो कि जो आपका रुधिर होता है उसका जो उद्भव होता है वो आपका भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है। तो इस प्रकार से ये वाला आपका जो ऑप्शन होता है सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके पूछा गया था, तो इसलिए आप लोग इसमें सबसे पहले देखना है कि स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया मरूला, दूसरा दिया गया बस्टुला,
तीसरा दिया गया गैस्ट्रुला और चौथा दिया गया इसमें निरुला। ठीक है, तो जो स्त्री में जब अंतरारोपण का समय होता है उस समय भ्रूण जो आपका होता है आपका वास्टुला अवस्था में होता है, तो इसलिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि वृषण की अंतराली, जिसे हम लोग लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं, लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन में दिया गया है एस्ट्रोजन, दूसरा दिया गया प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा दिया गया टेस्टोस्टेरोन और चौथा इसमें दिया गया FSH। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देख लेना है कि वृषण की अंतराली कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो वृषण की अंतराली कोशिकाएं होती हैं या फिर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, उससे जो स्रावित हार्मोन आपका होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि स्पर्मिएशन शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्पर्मिएशन है वो शुक्राणुओं के कहाँ से मुक्त होने की क्रिया है। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जो आपका शुक्राणु कहाँ से मुक्त होने की जो क्रिया है उसको हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो आप लोग इसमें बता सकते हो कि इसमें आपका जो हो जाता है शुक्रजनन नलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि जो आपका शुक्राणु होते हैं वो आपका जब शुक्रजनन नलिका से मुक्त होते हैं तो उस क्रिया को हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें जो क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि हार्मोनल गोली का एक घटक है। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया आपका दिया गया प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा आपका दिया गया LH, तीसरा आपका दिया गया है FSH और चौथा आपका दिया गया थायरॉक्सिन। तो जो आपका हार्मोनल गोली होता है उसका एक घटक आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इस पर आप लोग सही टिक लगा करके याद कर लीजिए अभी के अभी। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका होता है एमटीपी का पूरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि एमटीपी का पूरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मल्टी ट्रेड प्रैक्टिस, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया मल्टी टेम्परेरी फ्रीक्वेंसी और चौथा ऑप्शन में दिया गया कोई नहीं। तो जो आपका एमटीपी का जो पूरा नाम होता है, जो सही नाम होता है आपका हो जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टी लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारे प्रश्न जो इस सीरीज के अंतर्गत करवाए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसीलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलो और डेली बेसिस पर तैयार करते हुए चलो। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पुरुष से संबंधित है। 2020 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है गोलियां, दूसरा आपका दिया गया ट्यूबेक्टोमी, तीसरा आपका दिया गया वासेक्टोमी और चौथा आपका दिया गया सभी। तो जो पुरुष होते हैं उनसे संबंधित आपका हो जाता है वासेक्टोमी, जो कि आपका हो जाता है नसबंदी, पुरुष नसबंदी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका पुरुष होता है उससे संबंधित आपका होता है वासेक्टोमी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर आप लोग सही टी लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि नीचे दिए गए यौन संचरित रोगों में से उस रोग की पहचान कीजिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ रोग दिए गए हैं जो आपकी यौन संचित रोग हैं और उनमें से हम लोग को देख करके बताना ही कौन से रोग है, यानी कि कौन सा वह रोग है जो आपका लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया सिफिलिस, दूसरा दिया गया सुजाक, तीसरा दिया गया लैंगिक मत्स्य और चौथा दिया गया एड्स। तो इसमें जो आपका एड्स होता है ये आपका होता तो है यौन संचित रोग ही, लेकिन ये आपका लैंगिक अंगों को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जो हमारे शरीर होती है उसका प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है उसको कमजोर कर देता है। और बाकी जो रोग होते हैं सिफिलिस, सुजाक, लैंगिक मत्स्य, सारे आपके लैंगिक अंग को ही प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका पता चल गया, आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाता है ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने हो सके आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार करते हुए रख लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है कि सहायक जन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है, इसको हम लोग को बताना है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी जो आपकी होती है उसकी उस तकनीक का हम लोग को नाम बताना है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु से इंजेक्ट कर दिया जाता है। सीधे अंडाणु में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो उस तकनीक का हम लोग को यहाँ पर नाम बताना है। तो पहला उसमें दिया गया है ICSI, दूसरा आपका दिया गया है ET, तीसरा आपका दिया गया ZIFT और चौथा आपका दिया गया GIFT। तो इसमें से हम लोग को सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ICSI। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है
कि इसमें आपका जो सही ऑप्शन होता है आपका हो जाता है ICSI। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसे भी मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ये आपकी तकनीक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है ICSI और फुल फॉर्म आपका हो जाता है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब बैकग्राउंड में थोड़ा जो नॉइस आ रहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि सहायजन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि कहलाती है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायजन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को जब हम लोग 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करते हैं तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया IUT, दूसरा ऑप्शन में दिया गया ZIFT, तीसरा ऑप्शन में आपका दिया गया GIFT और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कह सकते हैं जो भ्रूण को जब 8 कोशिकीय अवस्था में फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली जो विधि आपकी हो जाती है वो आपकी हो जाती है ZIFT, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसका फुल फॉर्म आपका होता है युग्मनज अंतः फैलोपियन नलिका स्थानांतरण। इसे भी आपको याद कर लेना है, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसे भी आपको समझ लेना है, क्योंकि यदि आपसे अति लघु में पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म बताओ तो आप लोग बता सकते हो कि युग्मनज अंतः फैलोपियन नलिका स्थानांतरण आपका होता है ZIFT का फुल फॉर्म। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2015 में आया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया ग्रेगर जॉन मेंडल, दूसरा आपका दिया गया कार्ल टेरेंस और तीसरा आपका दिया गया ह्यूगो डी व्रीज और चौथा आपका दिया गया एरिक वान सेरमार्क। ठीक है, तो जो अनुवांशिकी होता है उसके जो जनक होते हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसे पे आप लोग को सही टिक लगा देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि वंशागति की इकाई है, यानी कि वंशागति की आनुवांशिक इकाई है। तो आप लोग बता सकते हो, उसमें पहले ऑप्शन को देखना है आपको। 2014 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी था। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन में दिया गया गुणसूत्र, दूसरा आपका दिया गया जीन, तीसरा आपका दिया गया जीन प्रारूप और चौथा आपका दिया गया गाल्जी काय। तो ये जो आपका अनुवांशिकी इकाई है, आपकी जो वंशागति की जो इकाई है वो आपकी हो जाती है जीन, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगाएंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया डार्विन, दूसरा आपका दिया गया लेमार्क, तीसरा आपका दिया गया है मेंडल और चौथा आपका दिया गया डी व्रीज। तो हम लोग को इसमें बताना ये थे कि जो प्रभाविता होता है और साथ में जो पृथक्करण होता है, इन दोनों नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको पता होगा यदि आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा कि जो मेंडल थे उन्होंने ही प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 2024 में इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग इसको अभी से अभी तैयार कर लो। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। 2019 में और 22 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया शुक्राणु के माप से, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया अंडाणु के माप से, तीसरा ऑप्शन दिया गया माँ के लिंग गुणसूत्र से और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो जो मनुष्य होता है उसमें जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो आपका पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर यानी कि पिता के लिंग गुणसूत्र पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि क्रोमोसोमीय यानी कि गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। तो हम लोग को यहाँ पर गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण बताना है। 2023 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया आपका टर्नर सिंड्रोम, दूसरा आपका दिया गया है वर्णांधता, तीसरा आपका दिया गया हीमोफीलिया और चौथा आपका दिया गया अरक्तता। तो जो आपका गुणसूत्रीय विकार का जो उदाहरण है वो आपका हो जाता है टर्नर सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए आप लोग इस पर सही टिक लगाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। 2022 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था और ये आपका जो मंगोली जड़ता का जो परिभाषा होती है वो आपकी अति लघु और लघु में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको मंगोली जड़ता के बारे में पता होना चाहिए कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता यानी कि एक हो जाना, दूसरा ऑप्शन में दिया गया कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की एकादि सूत्रता यानी कि 2 होना चाहिए लेकिन 3 हो जाना, तीसरा ऑप्शन में दिया गया 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की एकल सूत्रता यानी कि 1 हो जाना,
चौथा ऑप्शन में दिया गया लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता, यानी कि 2 होने चाहिए 3 हो जाना। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि 21वीं जोड़ी गुणसूत्रों की जो आपका एकाधिक सूत्रता हो जाती है, यानी कि वहां पर 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो 2 होना चाहिए, लेकिन वहां पर जब 3 हो जाएगा तो उससे हम लोग एकाधिक सूत्रता बोलेंगे। और फिर यही चीज इसमें होता है कि जब मंगोली जड़ता रोग होता है तो इसी कारण होता है कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता हो जाए। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2023 की बोर्ड परीक्षा में आपका आया हुआ भी था, तो 2024 में भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात हम लोग को बताना है। और यदि आप लोगों ने मेंडल के जो द्विसंकर संकरण का जो पुनर्चौखाना चौखाना बनाया होगा तो आपको ये पता भी होगा कि जो मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात कितना है। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 9:3:3:1। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 3:1। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 1:1 और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया 1:1:1:1। तो इस प्रकार से इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यानी कि जो मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपका है 9:3:3:1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पहले वाले ऑप्शन पे सही टिक लगा देंगे और इसे याद कर लेंगे अभी कभी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, यानी कि जन्मजात से जो आपका उत्पन्न होने वाली जो त्रुटि है उसे आपको समझ लेना है। 2023 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ था। ऑप्शन आपका हो जाता है वर्णांधता, दूसरा आपका हो जाता है फिनाइल कीटोनूरिया, तीसरा आपका हो जाता है हीमोफीलिया और चौथा आपका हो जाता है अरक्तता। जो आपकी जन्मजात उपापचयी त्रुटि है वो आपकी हो जाती है फिनाइल कीटोनूरिया। तो इस पर आपको सही ऑप्शन पे टिक लगा देना है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है, भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपकी अनुवांशिकी है वो आपकी जीव विज्ञान की एक शाखा है और उसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। 2018 की बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपको सही टिक लगाना है। और जिसको भी सही ऑप्शन पता होगा वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है अनुवांशिकता एवं उत्परिवर्तन का, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया समानताओं और विषमताओं का, तीसरा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया अनुवांशिकी एवं विविधता का और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया उद्विकास एवं संरक्षण का। तो जो अनुवांशिकी है वह जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे कि यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। 2017 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ था। तो हम लोग को इसमें बताना है कि जो संतान होती है उसको पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया 25%, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया आपका 25 से 50% और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया 75% और आपका चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है 50%। तो जो संतान होता है उसको पिता से भी 50% जीन प्राप्त होते हैं और माता से भी 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो कि 50% जीन प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका होता है कि किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि हम लोग को इसमें बताना है किसने ये बताया कि जो डीएनए है वह आपका आनुवांशिक पदार्थ है। 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग इसमें ऑप्शन को देखोगे, तो ऑप्शन आपका इसमें पहला दिया गया है अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है वीडल एवं टेटम और तीसरा ऑप्शन में आपका दिया गया मैथ्यू मेसेल्सन व स्टाल और चौथा ऑप्शन में दिया गया आपका वाटसन एवं क्रिक। तो जो आपके हर्शे व चेज थे, यानी कि अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेज थे, उन्होंने ही यह पुष्टि की थी कि जो आपका डीएनए होता है एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। 2019 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो हम लोग को इसमें बताना कि जो गुणसूत्र होते हैं उनका निर्माण किससे होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है यूक्रोमैटिन से, दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया हेट्रोक्रोमेटिन से और तीसरा ऑप्शन में आपका दिया गया दोनों, यानी कि ए व बी दोनों से और आपका जो चौथा ऑप्शन में दिया गया इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए व बी दोनों से, यानी कि यूक्रोमेटिन और साथ ही में हेट्रोक्रोमेटिन दोनों से आपका गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर याद रखना है
कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, तो इस पर आपको सही टिक लगा देना है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्न में से कौन सा आरएनए का कार्य है। तो इसमें हमको आरएनए का कार्य बताना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन आप बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है कि यह डीएनए से पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कर रहे राइबोसोम तक आनुवांशिक सूचना का वाहक है। ये चीज आपको हम पहले ऑप्शन पे याद रखना है। दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया है कि यह राइबोसोम तक अमीनो अम्ल का वाहक है, यानी कि यह राइबोसोम तक अमीनो अम्ल का वाहक करता है। तीसरा ऑप्शन में आपका दिया गया कि यह राइबोसोम का संरचनात्मक घटक है, और चौथा ऑप्शन में दिया गया उपरोक्त सभी। तो ये आप चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर जो तीनों चीज बताई गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी और आपका सी, ये तीनों आपके राइबोसोम के कार्य हैं। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर, यानी कि उपरोक्त सभी पर सही टिक लगा सकते हो। और साथ ही में यदि आपसे कोई पूछ ले कि अति लघु में या फिर लघु में कि आरएनए का कार्य बताओ, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो, आरएनए के कार्य में लिख भी सकते हो, नंबर भी आपको पूरे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी अगर कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि डीएनए और आरएनए में समानता है। 2017 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन में दिया गया दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है दोनों में एक समान शर्करा पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया दोनों एक समान पिरीमिडीन्स से युक्त होते हैं। और चौथा ऑप्शन में दिया गया है दोनों एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। तो इसमें से हमको चारों ऑप्शन को देखना है और बताना कि डीएनए और आरएनए में समानता कौन सा जो पॉइंट इसमें दिया गया है वो समानता दर्शाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि यही आपका डीएनए और आरएनए में समानता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि उत्परिवर्तनवाद दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2013 में, 17 में और 16 में आया हुआ है 3 बार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है ह्यूगो डी व्रीज ने, दूसरा आपका दिया गया लेमार्क ने, तीसरा आपका दिया गया डार्विन ने, और चौथा दिया गया वेलेस ने। तो जो उत्परिवर्तनवाद था और वो जो कह सकते हैं सिद्धांत था, वो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। तो इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टी लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न करवाए जाने सीरीज के अंदर सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था, और ये आपका डी था। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे, और उसमें से जो ह्यूगो डी व्रीज थे उन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया था, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। 2017 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया है, महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है स्टैनले मिलर ने, दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया कांट व लाप्लास ने, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है ए.आई. ओपेरिन ने, और आपका इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया यानी कि ऑप्शन नंबर डी वो आपका दिया गया है ए.बी. लेमात्रे ने। तो जो ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग परिकल्पना है वो कांट व लाप्लास ने प्रतिपादित किया था। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे इस प्रकार से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2014 में और 18 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है लेमार्क, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है वीजमान, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया वेलेस, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया आपका डार्विन। तो इसमें से आपको याद रखना है कि जो आपका प्राकृतिक चयन सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया। तो आप लोग बता सकते हो कि जो आपका प्राकृतिक चयन सिद्धांत है वो आपका डार्विन ने प्रतिपादित किया, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। और इस प्रकार से जितने भी आपको ऑप्शन पहले से पता थे वो लोग आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि जातियों की उत्पत्ति जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी उसको किसने लिखा था। 2017 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है, महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है डार्विन, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया डार्विन, दूसरा ऑप्शन में आपका दिया गया मेंडल, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया लेमार्क, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया डी व्रीज। तो जातियों की उत्पत्ति यानी कि
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप लोग बता सकते हो कि डार्विन ने लिखी थी। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। 2017 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है गोरिल्ला, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया, गोरिल्ला। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया चिंपैंजी। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया गिब्बन। और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया आपका ओरंग उटान, ठीक है। तो आधुनिक मानव का जो निकट संबंधी है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिंपैंजी। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि डार्विन की फिंचे उदाहरण है। 2017 में 2018 में दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। महत्वपूर्ण है कि डार्विन की जो फिंचे उदाहरण किसका है, यानी कि किसका उदाहरण है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या दिया गया, आपको सबसे पहले देखना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया अनुकूली अभिसरण का। दूसरा ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है अनुवांशिक अपवाहन का। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है अनुकूली विकर्ण का, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका डार्विन की फिंचे जो उदाहरण है वो आपका है अनुकूली विकर्ण का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कर लिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस प्रकार से हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों को कर लिया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो इसमें हमारा प्रश्न दिया गया, आपका दिया गया है कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, यानी कि एंटीबायोटिक है, हम लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया गया, पहला पेनिसिलिन, दूसरा आपका दिया गया एरिथ्रोमाइसिन, तीसरा आपका दिया गया एम्फोटेरिसिन और चौथा आपका दिया गया है क्लोरेरेम्फिनिकाल, ठीक है। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो सर्वप्रथम खोजी गई जो आपकी एंटीबायोटिक है वो आपकी है पेनिसिलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही आंसर का टिक लगा लो। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो हम लोग को बताना है कि शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक का हम लोग को नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया म्यूकर, दूसरा आपका दिया गया ईस्ट, तीसरा आपका दिया गया राइजोपस और चौथा आपका दिया गया सीलियम, ठीक है। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक है वो आपका हो जाता है ईस्ट। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया बीजमान ने, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया स्मिथ ने, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया फ्लेमिंग ने और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया आर्बर ने। तो जो पेनिसिलिन है इसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी एंटीबायोटिक के रूप में और इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी जिसने, उनका नाम था फ्लेमिंग। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। 2020 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया राइजोबियम, दूसरा आपका दिया गया माइकोराइजा, तीसरा आपका दिया गया नास्टाक और चौथा आपका दिया गया ए व बी दोनों। तो आपको ये चीज यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका राइजोबियम है और जो आपका माइकोराइजा है ये आपके पादप जो है वो आपके सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि जो आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए व बी दोनों आपके सही ऑप्शन हो जाते हैं। आप लोग इसलिए इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बीटी जीव विष जो आपका होता है वो किस जीवाणु के द्वारा उत्पादित होता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस मेगाथीरियम, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस विल्गेरिस और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया बैसिलस सबटाइलिस। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो आपका बीटी जो विष है वो आपका बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है। इसलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया कि बैक्टीरिया द्वारा कीड़े
फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया O2, दूसरा आपका दिया गया CO2, तीसरा आपका दिया गया SO2 और चौथा आपका दिया गया NO2। तो आपका जो CO2 गैस होती है उसके बनने के कारण ही आपका जो कह सकते हैं कि जो फूला हुआ आटा होता है उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हैं कि बी वाला जो ऑप्शन होता है CO2 ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। और साथ ही में जितने भी आपको अभी तक आंसर पता थे वो लोग कमेंट में करते रहना कमेंट। हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें अब हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि टाइफाइड के रोग जनक का नाम है। 2014 में 2023 में दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो टाइफाइड के रोग जनक का जो हम लोग को नाम बताना है वो आपका पहला ऑप्शन इसमें दिया गया सैल्मोनेला टाइफी, दूसरा आपका दिया गया एस्केरिस, तीसरा आपका दिया गया अमीबा और चौथा आपका दिया गया प्लाज्मोडियम। तो जो टाइफाइड रोग है इसके रोग जनक का जो नाम है वो आपका है साल्मोनेला टाइफी। इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि हम लोग को बताना है कि जो विषाणु होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है डीएनए, केवल डीएनए, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया डीएनए अथवा आरएनए, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया केवल आरएनए और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया डीएनए एवं आरएनए। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो विषाणु होता है उसमें डीएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है और साथ ही में आरएनए भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग बता सकते हो बी वाला ऑप्शन, यानी कि डीएनए भी हो सकता है अथवा आरएनए भी हो सकता है। इसलिए आप लोग बी वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और साथ ही में 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया घरेलू मक्खी, दूसरा आपका दिया गया काकरोच, तीसरा आपका दिया गया एडीज मच्छर और चौथा आपका दिया गया मादा एनाफ्लीज। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो कि चिकनगुनिया जो रोग होता है उसका संचरण आप बता सकते हो कि एडीज मच्छर के द्वारा होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है कि विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि विडाल परीक्षण जो आपका होता है वो किस बीमारी को जांच में उपयोग किया जाता है, यानी कि किस बीमारी की पता लगाने के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। 2020 में 23 में दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है मलेरिया, दूसरा आपका दिया गया अतिसार, तीसरा आपका दिया गया फाइलेरिया और चौथा आपका दिया गया टाइफाइड। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो विडाल परीक्षण होता है ऊपर टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि डेंगू बुखार का वाहक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो डेंगू बुखार होता है वो किसके द्वारा होता है, कौन उसका वाहक करता है। पहला आपका ऑप्शन इसमें दिया गया एडीज मच्छर, दूसरा आपका दिया गया एनाफ्लीज मच्छर, तीसरा आपका दिया गया क्यूलेक्स और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो डेंगू बुखार है उसका जो वाहक है वो आपका एडीज मच्छर होता है। इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रोटीन को उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि विषाणु संक्रमण जब होता है, मान लीजिए किसी कोशिका में हो जाता है और बाकी जो कोशिकाएं बची होती है उनको विषाणु संक्रमण से बचाने के लिए जो शरीर होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रोटीन को उत्पन्न करता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ भी है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया इंटरफेरॉन, दूसरा आपका दिया गया हिस्टामिन और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया कोलेस्ट्रम और चौथा आपका दिया गया आपका सेरोटीन। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन पढ़ लेना है और आपको आंसर बताना है इंटरफेरॉन। यानी कि जो आपका पहला वाला ऑप्शन होता है इंटरफेरॉन, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर आपका इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन है जो कि आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2018 में 2019 में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया लाइगेज, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया एक्सोन्यूक्लियेज और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया काइटिनेज। तो इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है लाइगेज। जो आपका लाइगेज एंजाइम होता है वो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा होता है ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो कि आपका हो जाता है कि डीएनए का रासायनिक चाकू है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
2022 में और 2017 में 2 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग को बताना कि डीएनए का रासायनिक चाकू कौन सा है, यानी कि डीएनए को काटने का कार्य कौन करता है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया न्यूक्लियस, दूसरा आपका दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तीसरा आपका दिया गया पॉलीमरेज और चौथा दिया गया लाइगेज। तो डीएनए का जो रासायनिक चाकू है वो आपका है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे इसमें हो जाता है कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, 2018 में ऑलरेडी आ भी चुका है। तो हम लोग को जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक का हम लोग को नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया SU40, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया PBR 327, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया PBR 322 और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया PUC। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए। तो जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए जो उपयुक्त जो आपका संवाहक है आपका हो जाता है PBR 322, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका होता है यह आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि 60 गन विधि का प्रयोग होता है। 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है जीनी चिकित्सा के लिए, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है जीन संश्लेषण के लिए, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया अनुवांशिक नियंत्रण के लिए और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया जीन पुंजकीकरण के लिए। तो जो 60 गन विधि होती है इसका प्रयोग हम लोग जीन पुंजकीकरण के लिए करते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा देंगे। यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी। 2019 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग को बताना है कि जो जीनी अभियांत्रिकी है इसकी जो खोज कह सकते हैं कि इसकी जो नींव है वो किस एंजाइम की खोज से पड़ी है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज, दूसरा आपका दिया गया डीएनए लाइगेज, तीसरा आपका दिया गया डीएनए गायरेज और चौथा आपका दिया गया डीएनए पॉलीमरेज। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जीनी अभियांत्रिकी की नींव जो है वो आपके प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस की खोज के कारण पड़ी। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया जीवाणु कोशिकाओं में, दूसरा आपका दिया गया पादप कोशिकाओं में, चौथा तीसरा आपका दिया गया जंतु कोशिकाओं में और चौथा दिया गया कोई नहीं। तो हम लोग को इसमें बताना था जो आपके प्लाज्मिड होते हैं वो किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसमें आपका जो पहला वाला ऑप्शन होता है जीवाणु कोशिकाओं में, तो आप लोग इसी पर सही टिक लगा दोगे कि ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। और प्लाज्मिड जो आपके होते हैं वो आपके जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को और भी देखेंगे। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि बीटी कपास है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है एक पारजीनी पादप है, दूसरा आपका दिया गया एक क्लोन्ड पादप है, तीसरा आपका दिया गया है एक संकर पादप है और चौथा दिया गया उत्परिवर्तित पादप है। तो इस प्रकार से बीटी कपास क्या है हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका जो दिया गया है एक पारजीनी पादप, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। हम लोग को बताना है कि जो बीटी फसलें होते हैं इनके उत्पादन में हम लोग निम्नलिखित में से किसका कौन भाग लेता है हम लोग को बताना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया शैवाल, दूसरा आपका दिया गया जीवाणु, तीसरा आपका दिया गया फफूंदी और चौथा दिया गया ये सभी। तो ये आपका वो जो क्वेश्चन है 2017 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि बीटी फसलों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेता है। इसमें इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर ऑप्शन पढ़ लेना है और इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है जीवाणु। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2023 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया चिकित्सा में, दूसरा आपका दिया गया कृषि में, तीसरा आपका दिया गया पारजीनी जीव में और चौथा आपका दिया गया सभी में। तो जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है इसका जो उपयोग होता है वो आपका चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, पारजीनी जीव में भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि सभी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपकी होती है वो चिकित्सा, कृषि और परजीवी जीव सभी में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया वीटी मक्का, दूसरा आपका दिया गया वीटी राइस, तीसरा आपका दिया गया वीटी काटन और चौथा दिया गया कि ये सभी। तो जो आपका अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है वो आपका बीटी मक्का भी अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, और दूसरे नंबर पर आपका जो बीटी राइस ये भी आपका अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, और तीसरे नंबर पर जो आपका बीटी काटन है ये भी आपका अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है। जिस प्रकार से तीनों आपके जो हैं वो आपके अनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं, तो इसलिए आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो डी होता है ये सभी आपके ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो है कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, तो हम लोग को पहले ऑप्शंस को पढ़ना है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पढ़नी है कि जीनी अभियांत्रिकी से क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहला आपका इसमें ऑप्शन दिया है गोल्डन राइस, दूसरा आपका दिया गया है ग्लूकोज, तीसरा आपका दिया गया मक्का और चौथा आपका दिया गया गेहूँ। तो हम लोग को बताना है कि जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। तो गोल्डन राइस को हम लोग सुनहरा राइस या फिर सुनहरा चावल भी बोल सकते हैं। तो फिर ये जो आपका पहला ऑप्शन होता है गोल्डन राइस, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। और जीनी अभियांत्रिकी से जो प्राप्त होता है वो आपका गोल्डन राइस होता है, यानी कि सुनहरा चावल होता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी। ठीक है, तो इसमें पहला आपका ऑप्शन दिया गया है एड्स, दूसरा आपका ऑप्शन दिया गया एडीए की कमी से होने वाला SCID, यानी कि एडीए क्या होता है, तो एडीए आपका हो जाता है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, इस प्रकार से आपका एडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। ये आपका जो फुल फॉर्म होता है आपका पूछा जा सकता है अलग से, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद कर लेनी है कि जो आपका एडीए होता है, एडीए का फुल फॉर्म आपका होता है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो इसलिए आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो अलग से आप लोग नोट कर सकते हो। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन था आपका था एडीए की कमी से होने वाला SCID। इस प्रकार से आपके दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया कैंसर और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि एडीए की कमी से होने वाला जो आपका SCID रोग है, पहली जीन चिकित्सा हम लोगों ने इसी रोग के उपचार में किया था। तो इसलिए आप लोग बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो बी होता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा देंगे। तो चलिए अब इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, जो कि आपका हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी है, 2018 में और 2023 में। तो हम लोग को बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है रामदेव मिश्रा, दूसरा आपका दिया गया बीरबल साहनी, तीसरा आपका दिया गया केसी मेहता और चौथा दिया गया राम उदार। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका नाम है रामदेव मिश्रा। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक पर, यानी कि ए पर। तो इसलिए आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक रामदेव मिश्रा है। तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग नोट करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। 2016 में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया जेडी वाटसन, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया एजी टेंसले, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया केआर स्पोर्न और चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है FHC क्रिक। इस प्रकार से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमको सही ऑप्शन बताना है कि पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो आप लोग बता सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी होता है इसमें एजी टेंसले, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इन्होंने ही पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा हो जाता है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन होता है इकोटॉन है। तो हम लोग को बताना है कि इकोटॉन क्या है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया प्रदूषित क्षेत्र है, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया किसी झील का तल, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल और चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है कि एक समुदाय के विकास क्षेत्र। तो ये जो इकोटॉन होता है वो आपका दो समुदायों के सम्मिश्रण का स्थल होता है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका ये बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है। तो इसीलिए इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही में इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए हैं, यदि आप लोग सभी को तैयार कर लेते हो तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि स्टोन प्रजातियां वातावरण में
क्या करती हैं वो हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया परिवर्तन लाती हैं, दूसरा आपका दिया गया स्थिरता लाती हैं, तीसरा आपका दिया गया है अधिक प्रभाव रखती हैं, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया ये सभी। तो जो की स्टोन प्रजातियां होती हैं वह वे वातावरण में परिवर्तन भी लाती हैं, स्थिरता भी लाती हैं, अधिक प्रभाव भी रखती हैं। तो इसलिए आप बता सकते हो कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी होता है ये सभी, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आप लोग इस ऑप्शन पे सही टिक लगा लेंगे। अब हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि लाइकेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। 2019 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइकेंस में जो फंगस होते हैं वो तंतु जो आपके होते हैं वो पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया शैवालों से, दूसरा आपका दिया गया वायु से, तीसरा आपका दिया गया मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से और चौथा दिया गया कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन को सही से पढ़ना है कि लाइकेंस में जो आपके फंगस तंतु होते हैं पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है आपका हो जाता है शैवालों से। तो लाइकेंस में जो फंगस तंतु होते हैं वो पोषण आपके शैवालों से प्राप्त करते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया आनुवंशिकी, दूसरा आपका दिया गया पारिस्थितिकी, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया पादप भूगोल और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया पादप सामाजिकी। तो इसमें आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये आपका अति लघु में पूछा जा सकता है। तो आप लोग वहाँ पर जो परिभाषा पूछी जा सकती है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा बताइए, तो आप लोग ये चीज़ बताओगे कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को हम लोग पारिस्थितिक कहते हैं, क्योंकि यही आपका जो ऑप्शन नंबर बी होता है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन होता है वो आपका पारिस्थितिक कहलाता है। तो इस प्रकार से इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया उत्पादक, दूसरा आपका दिया गया प्राथमिक उत्पादक, तीसरा आपका दिया गया द्वितीयक उत्पादक और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई है वो आपकी है उत्पादक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका होता है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया बहुदिशीय, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया एक दिशीय, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया द्विदिशीय और चौथा आपका दिया गया ये सभी। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा प्रवाह होता है आपका एक दिशीय होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आगे हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं। 2019 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला ऑप्शन में आपका दिया गया नाइट्रोजन, दूसरा आपका दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका दिया गया ऑक्सीजन और चौथा आपका दिया गया हाइड्रोजन। तो तालाब के जो पानी में जो आपके जैव निम्नीकरण से जुड़े जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाएंगे। उसके यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। 2012 में 2015 में दो बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया कवक, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया जीवाणु, तीसरा आपका दिया गया विषाणु और चौथा आपका दिया गया शैवाल। तो पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से जो आपका प्राथमिक उत्पादक है वो आपका हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि शैवाल। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संख्या का पिरामिड होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया सीधा या उल्टा, दूसरा आपका दिया गया हमेशा उल्टा, तीसरा आपका दिया गया है कि हमेशा सीधा या फिर चौथा आपका दिया गया ना सीधा ना उल्टा। तो जो संख्या का पिरामिड होता है वो आपका सीधा या उल्टा हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि निम्न में से अपघटन की प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अपघटन की प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक तीव्र कहाँ पर होती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया शुष्क मरु क्षेत्र, दूसरा आपका दिया गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा आपका दिया गया दक्षिणी ध्रुव और चौथा आपका दिया गया एल्पाइन क्षेत्र। तो जो आपका अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक तीव्र आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए।
फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, 2014 में आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आपका दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा आपका दिया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा आपका दिया गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये आपका बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है, 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ भी है। इसका आंसर आपको खुद बताना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही होगा। तो इसीलिए आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताना, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपका आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगला अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी 2015 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया मोर, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया कबूतर, तीसरा आपका दिया गया सारस और चौथा आपका दिया गया गौरैया। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आपका हो जाता है सारस। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये भी आपको 2014 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया असम में, दूसरा आपका दिया गया राजस्थान में, तीसरा आपका दिया गया झारखंड में या फिर चौथा दिया गया उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका होता है उत्तर प्रदेश में आपका सही ऑप्शन हो जाता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें हो जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016 में आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ वो भी है। तो आपको बताना है कि जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में उपस्थित है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया असम, दूसरा आपका दिया गया गुजरात, तीसरा आपका दिया गया महाराष्ट्र और चौथा दिया गया पंजाब। तो जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के असम राज्य में स्थित है। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और साथ ही में इस सीरीज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और यदि आप लोगों ने इस सीरीज को शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लिया है तो फिर आपको यहाँ से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में सारे के सारे करवा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपका हो जाता है कि प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। 2017 में आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया उत स्थानीय संरक्षण, दूसरा आपका दिया गया स्वस्थानीय संरक्षण, तीसरा आपका दिया गया दोनों ए व बी दोनों, यानी कि उत स्थानीय भी और स्वस्थानीय संरक्षण भी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका प्राकृतिक वास स्थान में जो जीवों का जो संरक्षण होता है आपका कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। और इसी के साथ हम लोग इस सीरीज को भी समाप्त करेंगे। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया, साथ में सीरीज आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।